जब खानदान के एक फर्द ने सदारती इंतखाब जीता, उसने अपने एक भाई को मुल्क का वजीर आजम बना दिया। दूसरे भाई को कहा कि तुमने वजीर खजाना बनना है, चलो आओ तुम वजीर खजाना बन जाओ। तीसरे को कहा चलो तुम भी एक वजारत ले लो। आज बात होगी कि इमरान खान ने 25 मई को एहतजाज की कॉल दी, हुकूमत ने डी चौक सील कर दिया। हुकूमत किस तरह से इंतशार फैलाने की बाकायदा मनसूबाबंदी कर रही है। क्या इमरान खान और उनका काफिला श्रीनगर हाईवे पहुंच पाएगा? और सबसे अहम सवाल ये कि अगर काफिला इस्लामाबाद पहुंच भी गया तो क्या इमरान खान को इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी? इमरान खान पेशावर के अवाम ने कैसे घुल मिल गए? लेकिन सबसे पहले चलते हैं एक हुक्मरान खानदान की कहानी की तरफ। आपने कहानी बड़े गौर से सुननी है। अच्छा, आज ये हुक्मरान खानदान की जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, सच्ची कहानी, और बहुत कम कहानियाँ होती हैं जो सच्ची होती हैं। इसने हुकूमत मिलते ही इस खानदान ने तमाम जो अहम आइनी ओहदे थे वो कह लें कि आपस में बांट लिए, और फिर क्या हुआ, तबाही और बर्बादी की एक ऐसी दास्तान शुरू हो गई जो इस वक्त उरूज पर पहुँच चुकी है। अच्छा, ज़रा सुनिएगा। जब खानदान के एक फ़र्द ने सदारती इंतखाब जीता, उसने अपने एक भाई को मुल्क का वजीर आजम बना दिया। दूसरे भाई को कहा कि तुमने वजीर खजाना बनना है, चलो आओ तुम वजीर खजाना बन जाओ। तीसरे को कहा चलो तुम भी एक वजारत ले लो। अब वजीर आजम ने तख्त पर बैठते ही अपने एक बेटे को कहा तुम भी आ जाओ, काबीना में शामिल हो जाओ। कर लिया शामिल। दूसरे को चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पे फाइज कर दिया। एक भतीजा था, उसको कहा आ जाओ जी तुम भी काबीना से बाहर, वजारत तुम्हें बख्श देते हैं। और दूसरे भतीजे को मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब कर लिया। यानी सब ने आपस में सब कुछ बांट लिया। अब एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क का बजट, इस मुल्क में जो बजट का 75% यानी 75% हिस्सा इसी ख़ानदान की वजारतों के कब्ज़े में आ गया। अब एक ख़ानदान की हुक्मरानी के क्या नताइज निकले होंगे, ज़रा सोचिए। हमारे मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल से ये कहानी आप सोच रहे होंगे कि किस कदर मिलती जुलती है, मुमासलत रखती है। अच्छा, ये मुल्क ख़ानदानी सियासत की वजह से कैसे दिवालिया हुआ? डॉलर का जो रेट है वो कहाँ तक पहुँच गया? लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी से क्या क्या नुकसान हुआ? अवाम सड़कों पर आखिर क्यों निकले? और वज़रा खुफिया जगहों पर किस लिए छुपे हुए हैं? सबसे बढ़कर यह कि वज़ीर आज़म को हेलीकॉप्टर पर बैठकर फ़रार होना पड़ा, और फ़रार कोई क्यों होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, अब जायज़ा लेते हैं कि 2010 से 2016 तक हर साल 6% 6% से ज़्यादा GDP हासिल करने वाले और एमर्जिंग मार्केट के मॉडल करार दिए जाने वाले इस मुल्क पर ख़ानदानी सियासत के आसेब ने किस तरह अपने पर फैलाए, और फ़क्त 2 सालों में ये गुर्बत, बेरोज़गारी, भूख, अशिया ज़रूरिया की कमी का शिकार हो गया। अच्छा, इसका आगाज़ अब ज़रा सुनते जाइएगा। 2019 से हुआ, जब इस मुल्क में सदारती इंतखाब हुए। मकबूल जो लीडर है उसने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से वादा किया कि वो इक़्तिदार में आकर क्या करेगा, टैक्सों में बड़ी कमी कर देगा। अच्छा जी, नवंबर 2019 आता है। फिर उन्होंने जो 52% से ज़्यादा, 52% से ज़्यादा वोट हासिल किए, सदर मुंतखब हो गए। होने के बाद उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म लगा दिया, वज़ीर आज़म बना दिया, लगा दिया, जो मर्ज़ी समझ लें। अच्छा, हुकूमत ने फ़ौरी तौर पे टैक्सों में बहुत बड़ी कमी की, जिस पर रेटिंग एजेंसीज़ ने ख़तरे की घंटी बजाना शुरू कर दी। अब हाल ही में उस मुल्क के जो वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने एतराफ़ किया कि टैक्सों में जो कटौती है उसकी वजह से मुल्की ख़जाने में 1.4 अरब डॉलर्स की कमी वाक़ई हुई है। 1.4 अरब डॉलर की। अच्छा, रेटिंग एजेंसीज़ ने मुल्क को दिवालिये के करीब होने की जो रेटिंग दी, तो फिर सरमायाकार क्या हुआ, फ़रार हो गए, फ़रार होने लगे। अच्छा जी, सदर ने इसके बाद एक और बड़ी फाश गलती की। वो क्या जी, कि 2021 में उन्होंने मुल्क में केमिकल खादों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। और क्या कहा जी, क्या फरमाया उन्होंने? ये फरमाया, ज़रा भी सुन लें, कि ये जो खादें हैं ये शहरियों की सेहत ख़राब करती हैं। लेकिन असल वजह क्या थी वो भी ज़रा सुने। असल वजह ये थी कि उन पर पाबंदी का मकसद डॉलर्स बचाना था, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे। अच्छा, फैसले का कोई ना कोई नतीजा होता है। इस फैसले का नतीजा क्या निकला वो भी सुन लें। इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि जिस ज़रात का जो शोबा है बुरी तरह से मुतासर हो गया। सफ़ेद चावल मुल्क की बड़ी फसल थी, केमिकल खादों पर पाबंदी के बाद इसकी फसल में 50% कमी आई। हुकूमत को चावल इंपोर्ट करने पड़े। रबड़ और चाय की पैदावार में कमी हो गई, जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स के अहम जुज़ थे। अच्छा, अब इसी साल जुलाई के महीने में जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब इसका मकसद क्या था? वो भी सीधा सीधा डॉलर्स को बचाना था। अब इसका भी कोई नतीजा निकलना था। नतीजा जी क्या निकला वो भी सुन लें। जो दरामदशुदा अशिया हैं उनका कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो गए। मुल्क में अफरात ज़र तेज़ी से बढ़ा। बहुत सी सनतों के लिए ज़रूरी मशीनरी, खाम माल लेना दुश्वार हो गया, और ज़र मुबादला में जो बचत है उसकी मिकदार बहुत ही मामूली सी रह गई। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी कि मैं श्रीलंका की बात कर रही हूँ। श्रीलंका, जहाँ गोटाबाया राजापक्षे सदर हैं,
उन्होंने अपने भाई महिंदा राजापक्षे को वजीर आजम बनाया, जो अब अवामी कह लें कि गैज़ो गजब से बचने के लिए हेलीकॉप्टर पे बैठ के फरार होकर फौज के पास पनाह लिए हुए हैं। ये देख लीजिए ये हालत है, फिर फरार होना पड़ता है, छुपना पड़ता है मुंह छुपा के, और पनाह लेनी पड़ती है। वुज़रा आवाम से छुपते फिर रहे हैं, कैसे फेस करेंगे? कर ही नहीं सकते। करतूतें जो ऐसी थी, अब खानदान के अफराद पनाह तलाश कर रहे हैं, जबकि मुल्क में पेट्रोल, अद्वियात, खाने पीने की अशिया, यूँ समझ लें कि हर चीज़ की किल्लत पैदा हो गई, और छोटी मोटी किल्लत नहीं, बहुत ज़्यादा किल्लत। अब 2019 में ईस्टर जब आई, ईस्टर के मौके पर ईसाइयों के जो चर्चेज़ हैं, चर्चों पर हमलों की वजह से जो श्रीलंका में सयाहों की आमद है वो भी बड़ी मुतासर हुई। लोगों ने आना बंद कर दिया, आमद में बड़ी कमी आई। अब इस दौरान आपको पता है कोरोना वायरस मुल्क में फैलने लगा, और जो मुल्क की सरहदें हैं वो भी बंद कर दी गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, सियाहत से होने वाली जो भारी आमदनी थी वो भी ख़त्म हो गई। अच्छा, श्रीलंका के GDP का 13%, जो 13% था GDP का, वो सियाहत से आता था। अब जब सियाही नहीं आएंगे तो फिर 13% भी कम हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का ये बहुत अहम ज़रिया भी समझ लें। अच्छा जी, 2020 में श्रीलंका में सिर्फ 1,73,000 सियाह आए, और 2018 में ये तादाद 23 लाख थी। 2020 में श्रीलंका का टूरिज़म से हासिल होने वाला रेवेन्यू $2.8 अरब तक गिर गया। अच्छा, 2019 में ये जो रकम थी ना, ये $7.5 अरब थी। ज़रा डिफरेंस देखिए कितना फ़र्क आया। अच्छा, एक्सपोर्ट्स में तेज़ी से होने वाली जो कमी है उसको रोकने के लिए करेंसी की कदर में कमी करना ज़रूरी था, लेकिन राजापक्षा ख़ानदान ने इस अहम काम को रोके रखा। क्यों? ताकि इनको सियासी फ़ायदा हासिल हो जाए। अपने सियासी फ़वाइद के लिए इन्होंने इस चीज़ को रोके रखा, अहम काम को। अब इसकी वजह से एक्सपोर्ट में इजाफा करना मुमकिन नहीं रहा, कह लें कि नामुमकिन हो गया। अच्छा, साथ साथ बैरून मुल्क श्रीलंकन शहरियों ने जो कीमती ज़र मुबादला है मुल्क में भेजना कम कर दिया, और इस तरह ज़र मुबादला के जो 2 बड़े चश्मे हैं खुश्क होने लगे। और श्रीलंका में जब पानी सर से गुजर गया तो मार्च 2022 में सदर ने मुल्क की करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। मगर एक तो इस काम में बहुत देर हो गई थी, दूसरा ये काम इतनी तेज़ी में कह लें, इतनी उजलत में कह लें कि किया गया कि $1 के मुकाबले में श्रीलंकन करेंसी की जो कदर है वो कम होकर आपको पता है कितने रह गई? 360 रुपये रह गई। और इसका नुकसान क्या हुआ? शहरियों की जो कुव्वत ख़रीद है इंतहाई कम हो गई। महंगाई तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 30.2% तक पहुँच गई। खाने पीने की जो अशियाएँ 46.6% महंगी हो गई। मुर्गी का गोश्त 53% महंगा हो गया। और महंगाई की जो बढ़ती शरह है, कर्ज़ों में इजाफा नहीं बल्कि अगर मैं बेतहाशा इजाफा बोलूँ तो गलत नहीं होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर में तेज़ी से कमी, मुकामी करेंसी की कदर में कमी, ये चारों अनासिर जब इकट्ठे हो गए तो क्या हुआ? जो होता है दिवालिया। श्रीलंका के दिवालिया होने में कोई शक बाकी नहीं रहा। अच्छा, अब हाल ही में श्रीलंकन हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि जी उनके पास सिर्फ $45 लाख के ज़खायर बाकी रह गए हैं, और इसी माली साल में इसे बैरूनी कर्ज़ों की किस्त अदा करने के लिए $7 अरब की ज़रूरत है, और कर्ज़ों की अदायगी के लिए हुकूमत को आने वाले हर साल में इतने ही डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब श्रीलंकन हुकूमत मुआशी मसाइल से निपटने के लिए जो दोस्त ममालिक हैं उनसे कर्ज़ लेने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश, भारत और चीन ने थोड़ी बहुत मदद की। बांग्लादेश, भारत और चीन ने। अब IMF से बातचीत चल रही है, और IMF ने अपनी जो एक रिवायती शराइत हैं वो आयद कर दी हैं कि जी शरह सूद बढ़ाई जाए, टैक्सों में इजाफा किया जाए। अब यहाँ ये बात आप याद रखिए कि श्रीलंका कर्ज़ों की एक साथ अदा ना करने की वजह से दिवालिया करार दिया जा चुका है। श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स से इंपोर्ट्स कहीं ज़्यादा थी। श्रीलंका जितना कमाता था उससे ज़्यादा खर्च कर देता था, और इनमें से एक तिजारती खसारा था, दूसरा बजट खसारा कहलाता है। और इन दोनों खसारों ने मिलकर कह लें कि मुल्की मईशत का जो जहाज़ है वो ऐसे पानियों में डुबो दिया जहाँ दूर दूर तक इसे रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं था। शहरी मुसाफिरों की तरह ये जो है वो चला रहे थे, मगर जहाज़ का जो कप्तान है आप समझ लें कि वो हेलीकॉप्टर पे बैठ के ना फ़रार हो गया। अब कप्तान ही फ़रार हो जाए तो क्या बने? अब यहाँ पाकिस्तान की जो सूरत है उस पर नज़र डालें। आपने जब कहानी सुनी तो आप तमाम लोग मेरे ख्याल से आपके जहन में पाकिस्तान की सूरत हाल कहीं ना कहीं आ रही होगी, बहुत मुमासलत नज़र आती है। किस तरह? क्योंकि यहाँ भी ख़ानदानी सियासत, ख़ास तौर पे जो ख़ानदानी सियासत का जिक्र था इस कहानी में, यहाँ भी ख़ानदानी सियासत उरूज पर है। मेरिट की बजाय, ज़रा ये लफ्ज़ ज़रा सुनिएगा गौर से जो मैं अदा करने जा रही हूँ, मेरिट की बजाय हादसा जो है ना वो हुक्मरानी, आप समझ लें कि कुंजी बन चुका था हुक्मरानी की, कि जो लोग हादसे पैदाइश के मतलब आप
एक बंदा जो कि वज़ीर आज़म के घर पैदा हो गया तो जाहिर बात है उसने भी आगे जो मरूसी सियासत है उसको चलाना है। बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है, एक भाई अपनी सजाएं माफ़ कराने निकला हुआ है, और दूसरी अगर आगे की मैं बात करूँ, बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है, एक भाई अपनी सजाएं माफ़ कराने और एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने की तमन्ना रखता है, ख्वाहिश रखता है। भतीजी जगह जगह जलसे करती फिर रही है ताकि सियासत में अपनी जगह बना सके। वज़ारत ख़जाना पर समदी नजरें जमाए बैठा हुआ है, और जो दीगर करीबी रिश्तेदार हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें ये वजारत मिल जाए। हाथ पैर मारते फिरें वजारतों के लिए, हाथ पैर। मुआशी मैदान में देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान भी श्रीलंका के रस्ते पर बाकायदा तौर पर चल पड़ा है, चल निकला है। पाकिस्तान में भी मुर्गी का गोश्त देख लें, दस्तरस से बाहर है लोगों की, डॉलर की उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में कहा कि अगर इस मुल्क में कोई चीज़ तरक्की कर रही ना तो वो इस चीज़ का नाम है डॉलर। डॉलर तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, और वो भी तेज़ी से। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहना पड़ता नवाज शरीफ के बेटों की तरह। अब जो डॉलर की कीमत है 200 रुपये से ऊपर जा चुकी है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। IMF अपनी रिवायती शराइत पर असरार कर रहा है और महंगाई उरूज पर है। अफराते ज़र 15% तक पहुँच चुका है। आटा मज़ीद महंगा होता चला जा रहा है। घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी श्रीलंका की इस अलमान से सबसे बड़ा सबक पता क्या मिलता है? कोई सीख ले, अल्लाह करे सीख ले सीखने वाले सबक, कि जिस मुल्क में सियासी जमातें ख़ानदानों की जो है ना मिल्कियत बन जाएँ, मुल्क के आइनी इदारे ख़ानदान में तकसीम कर दिए जाएं, और मुल्क की जो ख़जाना है वो रियासत की बजाय एक ही ख़ानदान के या एक ही फैमिली के हाथ में आ जाए, तो उस मुल्क को माशी बदहाली से, इखलाकी ज़वाल से क्या कोई रोक सकता है? दिल पे हाथ रखिए, बताइए। कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन इमरान खान ने इसी करप्शन, इसी मनमानी और इसी जोर ज़बरदस्ती को रोकने की गर्ज से सियासत में कदम उठाया था। इतनी लंबी जद्दोजहद किस बंदे ने, इसका नाम है इमरान खान। पाकिस्तान में एक हुक्मरान खानदान की नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए इमरान खान दीवार बन के खड़े हो गए, जो इस खानदान को किसी सूरत कबूल नहीं था और होना भी नहीं था। इसीलिए इमरान खान को हटाने के लिए एक सोची समझी साजिश, मनसूबाबंदी के तहत साजिश की गई और यूं इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। अब इमरान खान अवाम की अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसमें वो कामयाब और वाज़े तौर पर फाते होते हुए नजर। इमरान खान ने कह ले कि बिलाखिर जो मार्च की कॉल इसका सबको इंतजार था वो दे दी है। 25 मई को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजाएगी, और इमरान खान ने पहले से भी ज़्यादा खुलकर खेलने के ऐलान कर दिया। सुन लीजिएगा खान साहब की ज़बानी। सुना आपने इमरान खान को। अच्छा, आज इमरान खान ने बगैर प्रोटोकॉल के पेशावर सदर बाज़ार का दौरा किया। इमरान खान जब वहाँ गए, अवाम में बड़ा घुल मिल गए। इमरान खान को देखकर बाज़ार में लोगों का रश लग गया। लोगों ने खान साहब के साथ सेल्फियाँ बनवाईं, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। अच्छा, अब इमरान खान ने आज CNN को एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने वाज़े किया है कि उनकी हुकूमत को अमरीका ने रिजीम चेंज के ज़रिए हटाया, और उन्होंने ये भी बताया कि जी ट्रंप के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जो बाइडन के आते और अफगानिस्तान में बदलती जो सूरत हाल है उसके बाद जो बाइडन इंतजामिया है उनका उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ है। और इमरान खान ने अमेरिका की दोगली पॉलिसी को बेनकाब करते हुए कहा है कि जब भारत रूस से तेल लेता है तो फिर तब उसको कोई मसला नहीं होता है। अच्छा, अब इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पे कह लें कि इस्लामाबाद की जानिब पुरअमन मार्च की कॉल है वो दे दी है। अब दूसरी जानिब आगे चलते हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी अपनी जो मनसूबाबंदी है मुकम्मल कर ली है। पुलिस ने मार्च की राह रोकने के लिए, सुनते जाइएगा ज़रा क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं, मनसूबाबंदियाँ हो रही हैं। डी चौक को सील कर दिया गया है, कंटेनर्स लगाकर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। मुत्तहिदा हुकूमत और इत्तेहादियों में यह तय पा गया है कि PTI श्रीनगर हाईवे पर अगर पुरअमन एहतजाज करेगी तो उसकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, लेकिन श्रीनगर हाईवे से आगे आने की सूरत में कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। अब ये कानूनी रास्ता किस हद तक अपनाया जाएगा आप समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ सूरत हाल मैं वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहूँगी ख़तरनाक हो सकती है। खुदा ना ख्वास्ता कोई सानेहा मॉडल टाउन अगर आपको याद हो, खुदा ना ख्वास्ता एक हुकूमत किसी जमात के जमहूरी हक को, वैसे आप सोचते होंगे कि कैसे छीन सकती है। अब कहाँ गए मौलाना साहब, याद आ गए मुझे मौलाना साहब, कहाँ हैं आप? कहाँ गए मौलाना साहब जैसे लोग जो जमहूरियत के चैंपियन बना करते थे, बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे। अब कोई पता ही नहीं है कि हुकूमत श्रीनगर हाईवे से पहुंचने से पहले ही इमरान खान के काफिले को रोकने के लिए बाकायदा जबरी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दे। और अगर ऐसा हो गया तो इंतशार तो होगा, कोई रोक ही नहीं सकेगा। और जिम्मेदारी किस पर होगी? हुकूमत पर होगी, क्योंकि हुकूमत जाबिराना इकदाम पर उतर आई है और सच की शमा जलाने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ भी आपको पता है कि मुकदमे दर्ज कर रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने मार्च की कॉल दी तो फिर जो हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी थे उनके गिर्द मजीद घेरा सख्त होने लग गया। किस किस का नाम लूँ, कहाँ से शुरू करो, कहाँ ख़त्म करो? समी इब्राहिम साहब, अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई।
अच्छा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सच का अलम बुलंद करने वाले इन सहाफ़ियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ट्वीट की है, ज़रा सुनिएगा, अगर टीम है तो ज़रा चला भी दीजिएगा। ट्वीट करते हुए इमरान खान साहब लिखते हैं कि तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के ज़रिए इक़्तिदार में लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से झूठे पर्चों के ज़रिए सहाफ़ियों अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहीम, इमरान रियाज़ खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने की शदीद तरीन मज़म्मत करता हूँ। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान समाअत हुक्म दिया है कि अदालत की इजाज़त के बगैर सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहीम और अरशद शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाए। और साकिब बशीर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अदालत से ये कहा है कि अरशद शरीफ, समी इब्राहीम और इमरान रियाज़ को संजीदा नौयत के ख़तरात हैं और अदालत मुल्क भर में दर्ज किए मुकदमात इस्लामाबाद मुंतकिल करे। अब नाज़रीन, साफ ज़ाहिर हो रहा है आमिराना और कह लें कि हिटलर नुमा पॉलिसीज़ पर गामजन है, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि हम हुकूमत की धमकियों से नहीं डरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। चलाइएगा फवाद चौधरी का क्लिप। सुना आपने फवाद चौधरी को। अब तहरीक इंसाफ ने साफ साफ बता दिया है कि वो अपने एहतजाज के आइनी और जमहूरी हक से किसी तरह पीछे नहीं हटेगी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल हज़म नहीं हो रही है, उन्हें हुकूमत का एहतजाज खटक रहा है। अच्छा, ये तो जमहूरियत के चैम्पियन बने हुए थे ना मौलाना साहब, लेकिन अब मौलाना के जमहूरी होने का सारा पोल ही खुलकर रह गया। ज़रा सुनिएगा मौलाना साहब को, फिर मैं जवाब देती हूँ। सुना आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को। मौलाना साहब की वो सूरत हाल है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मौलाना साहब इमरान खान के मार्च पर तंज कर रहे हैं। देखिए तंज कौन कर रहा है? मौलाना साहब। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहूँगी मौलाना फजलुर रहमान साहब, और मौलाना साहब बड़े गौर से देखते हैं हमारा प्रोग्राम, सुनते हैं बहुत गौर से। मौलाना साहब आदमी नहीं है जिनको हर बार आपके इत्तेहादियों ने डंग मारे हैं, लेकिन मौलाना साहब ने इक़्तिदार के हसूल के लिए हर बार, नाज़रीन आपको पता होगा, अपने इत्तेहादियों पर अंधा एतबार किया। हालांकि मोमिन को तो एक सुराख से बार बार डसा नहीं जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से मौलाना साहब का ही हौसला है कि वो बार बार एक ही सुराख पर खुद को डसाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी तरह से मिनिस्टर इनक्लेव तक पहुंचना है। और मौलाना साहब वो शख्स हैं जो मार्च करने गए लेकिन उनका मार्च बुरे तरीके से नाकाम हो गया। अब ऐसे में मौलाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि मौलाना के जलसे का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मौलाना की जमात वो जमात है वाहिद जो नाकाम पे नाकाम जलसों का रिकॉर्ड कायम करते, वाकई मौलाना साहब कोई नहीं तोड़ सकता। अब हुकूमत अपनी जिद पर अड़ गई है, लेकिन अब ये अवाम तय करेगी कि इलेक्शन कब होना है, क्योंकि अब अवाम का समंदर इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलने वाला है और उनसे एक ही जुमला कहने वाला है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।